तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स के वन शॉट वीडियो को आज हम देखेंगे। और एक वीडियो के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने तरीके से इस चीज को कंप्लीट करते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो सारी चीजों को मैं बहुत जल्दी में लेके चलूंगा, ज्यादा मैं डीप टॉप में नहीं जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको काफी कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें मैं बता दूं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको हमारे इस सेशन को लाइक कर देना है, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना है, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके। और एक काम ये भी करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सपोर्ट दिखाना है, ताकि जल्द से जल्द हमारे चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग फिजिक्स का सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन वन शॉट वीडियो स्पेशल फॉर द एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको 3 यूनिट बहुत ही सुफिशियंट है, अगर आप केवल एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में बेहतर ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 जो यूनिट्स है उनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने ये पूरे सिलेबस आपको दिख रहे होंगे, मॉड्यूल वाइज सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं आप इससे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप चीजों को लिखना नहीं चाहते तो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चीजें थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट एवरी स्मॉल स्केल्स, टाइपिकली एट द लेवल ऑफ एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, जो डील करता है जो भी बिहेवियर होते हैं मैटर के या फिर एनर्जी के एट द स्मॉल स्केल। वो टाइपिकली लेवल जो होता है वो किसका होता है, एटॉम का होता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का होता है, या फोटोन का होता है, या फिर किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि at this microscopic scale the laws of classical physics fail to explain the many observed phenomenon। यानी ये जो आपका एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक स्केल है, तो जो लॉ होता है क्लासिक फिजिक्स का वो फेल करता है एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारे जो ऑब्जर्व फिनोमेनन है उसको फेल कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है कुछ फ्रेमवर्क्स को, जिससे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके बिहेवियर को। अब आता है कि आखिर क्यों क्वांटम मैकेनिक्स हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, या फिर जो आपके क्वांटम इफेक्ट है उनको, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम्स को। और ये जो फेलियर है वो लीड होते टू द बर्थ ऑफ द क्वांटम थ्योरी, यानी इसी कारण जो है वो क्वांटम थ्योरी का जो जन्म है वो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले कंसेप्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें हमारा की कंसेप्ट दिया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का। आप देख सकते हैं सबसे पहले वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ द सेम बोथ एज वेव एंड पार्टिकल, यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इसको सजेस्ट किया डी ब्रोगली ने, जिन्होंने दिया था एक वेव नेचर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां पे एच आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, पी आपका मोमेंटम होता है उस पार्टिकल का, ठीक है। दूसरा हमारा की कंसेप्ट है वेव फंक्शन का, जिसे हम लोग साई से रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसे कई जगह पे चाय भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द नेचर ऑफ द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई ऑफ एक्स कॉमा टी, यानी जो वेव नेचर होता है किसी भी पार्टिकल का वो डिस्क्राइब होता है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई ऑफ एक्स कॉमा टी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे साई क्या होता है इटसेल्फ, इसके पास कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन जो क्वांटिटी होता है साई ऑफ मॉडुलस ऑफ स्क्वायर का, वो प्रोवाइड करता है एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, जिसे कि वो फाइंड करता है किसी भी पार्टिकल को एट द पॉइंट ऑफ बर्न ऑफ इंटरप्रिटेशन, ओके। अब यहाँ पे तीसरा हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑपरेटर, यानी हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है किसके द्वारा, एक ऑपरेटर के द्वारा। जैसे एग्जांपल आपका मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये आपका पी कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। और एनर्जी ऑपरेटर की बात करें तो ई कैप इज इक्वल टू आई ऑफ एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो ऐड करता है एक वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो एब्जॉर्ब करता है किसको, ऑब्टेन करता है एक मेजरेबल वैल्यूज को, ठीक है।
अब यहाँ पे चौथा हमारा आता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डिफाइन द स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी ये क्या एक फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम फिजिक्स का, जो सिमिलर होता है किससे, न्यूटन्स लॉ से किसके अंदर, क्लासिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच कैप साई एक्स साई, ओके, जहां पे ये डिस्क्राइब करता है कि आखिर कैसे वेव फंक्शन इन्वॉल्व होता है टाइम के अकॉर्डिंग। और टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, कांस्टेंट एनर्जी तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और साई इज इक्वल टू ई साई, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि अ पार्टिकल ट्रैप बिटवीन टू रिगिड वॉल, यानी जो पार्टिकल होते हैं वो दो रिगिड वॉल के बीच में ट्रैप करते हैं, जो कि 0 to L होता है। और एनर्जी लेवल की बात करें जो क्वांटाइज्ड होते हैं तो ई एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो वेव फंक्शंस होते हैं स्क्रोडिंगर वेव के, तो ये साई ऑफ एक्स होते हैं किसके इक्वल, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन एल साई एन पाई एक्स अपॉन एल के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे छठा हमारा आता है वेव पार्टिकल एंड द ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। ये भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन दिया गया कि कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेव पैकेट, यानी इसको हम एक वेव पैकेट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, जहाँ पे फेज वेलोसिटी वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, ग्रुप वेलोसिटी वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, ठीक है। और यूजुअली जो वीजी होता है किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एम के इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है कि पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। और सातवां नंबर हमारा क्या है, सातवां नंबर हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो हाउ बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, यानी किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम को जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक साइमल्टेनियसली चीजें क्रिएट की जाती हैं, जिसमें कि डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है एक प्रकार का फंडामेंटल एंड अराइज है फ्रॉम द वेव नेचर, ओके। अब यहाँ पे आता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कि क्लासिकली ओनली वेव जस्ट लाइक लाइट वेव, साउंड वेव, वाटर वेव हैड वेव पैकेट, यानी वो वेव प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल्स हैड पार्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो आपके केवल वेव्स होते हैं उनके पास वेव पार्टिकल्स होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक बिहेव करते हैं किसके तरह, वेव की तरह, और जो वेव होते हैं वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्यूअल बिहेवियर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। दूसरा हमारा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इन 1924 यानी 1924 के अंदर लुइस डी ब्रोगली ने प्रपोज किया कि हर एक एनर्जी एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, यानी हर एक मूविंग जो पार्टिकल है वो एक वेव के अकॉर्डिंग एसोसिएट होता है, जिसे हम लोग डी ब्रोगली मैटर वेव कहते हैं, जिसका फॉर्मूला एच इज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। लेमडा आपका वेवलेंथ है, एच आपका प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.66 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड है, और पी आपका मोमेंटम है जिसमें एम इंटू वी यानी मास एंड द वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब तीसरा हमारा स्पेशल केस है डी ब्रोगली के, किसी भी पार्टिकल के लिए जिसके पास वेलोसिटी v दिया हुआ है तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होगा। और फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कोई इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो इसका फॉर्मूला p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 MeV होगा। यहाँ से लेमडा किसके इक्वल होगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 MeV के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात करें तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन वाई h अपॉन गामा mv होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए गए हैं जो कि डेविएशन गर्मर एक्सपेरिमेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बिहेव करते हैं किसके तरह, वेव की तरह। तो की ऑब्जर्वेशन इसका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स वेयर स्कैटर्ड फ्रॉम अ निकल क्रिस्टल, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निकल क्रिस्टल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और डिफरेंस पैटर्न जैसे कि एक्स रे की बात करें वो ऑब्जर्व होगा इसके अंदर, और ये जो मेजर्ड वेवलेंथ है वो मैच होता है डी ब्रोगली वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मैटर वेव। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, कह रहा है कि मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी मैटर वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते, दे आर प्रोबेबिलिटी वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ठीक है। एंड हाई मोमेंटम स्मॉल वेवलेंथ, यानी अगर मोमेंटम हाई होगा वेवलेंथ स्मॉल होगा। और तीसरा हमारा है मैटर वेव एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड
जिसका एक छोटा सा फॉर्मेशन दिया हुआ है। और वेव पैकेट जो है वो डिस्क्राइब करता है एक लोकलाइज्ड पार्टिकल को, ठीक है। यानी सिंगल पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सुपर पोजिशन ऑफ मेनी वेव, यानी एक सिंगल पार्टिकल जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है जो आपके कंबाइन होते हैं, सुपरपोजिशन होते हैं बहुत सारे वेव्स का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम मूव करते हैं ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी की तरफ। तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया ही था अभी रिसेंटली, बीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से बीपी किसके इक्वल होगा, ई अपॉन पी के इक्वल होगा। और ग्रुप वेलोसिटी वीजी किसके इक्वल होगा, डी ओमेगा अपॉन डी के अपॉन, ठीक है। और मीटर वेव के लिए वीजी किसके इक्वल होगा, वीजी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है, जहाँ पे वीजी किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, सी के, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा है वेव पैकेट एंड लोकलाइजेशन। तो वेव पैकेट क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकल कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेव, यानी जो पार्टिकल है उनको हम सिंगल वेव के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेड नहीं कर सकते। सो वी कंबाइन मेनी वेव, तो हम बहुत सारे वेव्स को कंबाइन करते हैं जिसे वेव पैकेट कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोकलाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, फाइनाइट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका बेसिस होना चाहिए हाइडेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। तो हाइडेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता ही है, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है वो अराइज होता है किसके द्वारा, ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के द्वारा। और यहाँ पे कुछ और भी नैरो, यहाँ पे नैरो वेव पैकेट दिया गया है और ब्रॉड वेव पैकेट दिया गया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है कि वेव नेचर का पार्टिकल्स का क्या एप्लीकेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलोग्राफी, क्वांटम वेल वायर्स डॉट्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो इसका जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा आता है टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है कि टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने आप को तैयार रखना है जिससे कि एक भी नंबर हमारे ना कटे। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो फंडामेंटल इक्वेशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, और ये डिस्क्राइब करता है कि आखिर कैसे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स टी किसी भी पार्टिकल का वो इवॉल्व करता है स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग। तो पहला आपका टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है जिसे शॉर्ट में हम लोग TDSE भी कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो बताता है कि आखिर कैसे वेव फंक्शन चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म इसका दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पे बताया गया कौन सी चीजें क्या है। तो ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, एम आपका मास है, और एच क्रॉस आपका एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। फिजिकल मीनिंग ये है कि जो लेफ्ट साइड है वो रिप्रेजेंटेड करता है टाइम के इवोल्यूशन को, वेव फंक्शन के लेफ्ट साइड में जो चीजें ये आपके दी हुई है ये, और जो राइट साइड में टोटल एनर्जी ऑपरेटर आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्ट करता है एक वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो TDSE होता है वो काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशन होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। दूसरा हमारा टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये ऑब्टेंड होता है फ्रॉम द TDSE जब आपका पोटेंशियल है वो किसी फंक्शन का टाइम के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे v ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू वी एक्स आता है। तो हम सेपरेट करते हैं फंक्शन को साई ऑफ एक्स कॉमा टी के अकॉर्डिंग। तो साई ऑफ एक्स इंटू ई अपॉन माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। और हम पुट करेंगे इसको उस गिवन इक्वेशन के अंदर, तो हमें टाइम इंडिपेंडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा, जैसे कि ए आपका टोटल एनर्जी है। फिजिकल मीनिंग ये है कि जो TISE होता है इंडिपेंडेंट, वो आइजन वैल्यू इक्वेशन होता है, और इट्स सॉल्यूशन ये क्या किसको देता है, ये अलाउ करता है एनर्जी के लेवल को और स्टेशनरी स्टेट ऑफ सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप है बिटवीन द टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। उसके बाद एक टर्म आता है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे बहुत इक्वेशन हैमिल्टोनियन, तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ आपका जो TDSE होता है वो इस प्रकार से बनेगा, और जो टाइम इंडिपेंडेंट है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूला पे कब नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे हमारा फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है, तो वेव पैकेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्री पार्टिकल इज अ पार्टिकल फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर। यानी फ्री पार्टिकल एक प्रकार का पार्टिकल होता है जो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी V 0 के इक्वल होता है हर जगह। सो जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहाँ पे आपका k किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन दिया है फ्री वेव पार्टिकल का, आप यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिखी हुई हैं। अब यहाँ पे वेव पैकेट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्री पार्टिकल कैन नॉट डिस्क्राइब बाय ए सिंगल वेव बिकॉज अ सिंगल वेव, यानी जो फ्री पार्टिकल होता है वो केवल उसको हम लोग एक सिंगल वेव से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिंगल वेव होता है वो स्प्रेड होता है आउट ओवर द इंटायर स्पेस, और ये प्रोवाइड करते हैं कि एग्जैक्ट मोमेंटम को बट जीरो पोजीशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इट कैन नॉट रिप्रेजेंटेड अ लोकलाइज पार्टिकल, यानी ये एक लोकलाइज पार्टिकल को रिप्रेजेंटेड नहीं करते। देयरफॉर
जो पार्टिकल है वो रिप्रेजेंटेड होता है वेव पैकेट में, जो क्या होते हैं विच इज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव, यानी बहुत सारे वेव के मिलने से बनते हैं विद द स्लाइटली डिफरेंट के वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे वेव पैकेट फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है साई ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑफ के इंटू ई टू द पावर आई एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड डी के। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है एक लोकलाइज वेव ग्रुप को। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो पैकेट है उसके पास फाइनाइट विड्थ होता है जो प्रोवाइड करता है गुड लोकलाइजेशन पोजीशन को, और लेकिन ये कंटेन करता है बहुत सारे मोमेंटा को, मोमेंटम हैज अनसर्टेनिटी एंड ये लीड करता है डायरेक्टली टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक है, अब चूंकि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन ये भी उसके अंदर यूज होता है कि वाई वेव पैकेट आर इंपॉर्टेंट। आखिर क्यों वेव पैकेट इंपॉर्टेंट है, तो जो रियल पार्टिकल होते हैं मस्ट बी लोकलाइज, वो लोकलाइज होते हैं ओनली बाय द वेव पैकेट कैन डू दिस, तो वो केवल वेव पैकेट के अकॉर्डिंग ही चीजें संभव हो पाती है यहाँ पे। और ये जो है ये एक्सप्लेन करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, यानी नैरो पैकेट गुड पोजीशन एंड लार्ज अमाउंट मोमेंटम स्पीड स्प्रेड विद वाइड पैकेट, तो वो पुअर पोजीशन होगा और स्मॉल मोमेंटम स्प्रेड करेगा। ठीक है, एंड बेसिस फॉर द डिस्क्राइबिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वीजी एंड वीपी के बीच का रिलेशनशिप, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दिया जाता है कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वीजी एंड द बीपी। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से लिखना है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो वो तो आपका बीपी वाला था, ये आपका वीजी का है, आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू वीजी अपॉन 2 आएगा, और वो कैसे आएगा ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर के सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो हमेशा फिजिकली मीनिंगफुल कैरी करता है, जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रेटर होता है सी के, बट ग्रुप वेलोसिटी नहीं होता उसके ग्रेटर। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया ही हुआ है, और इसका फिजिकल मीनिंग भी दिया हुआ है कि ये जो पार्टिकल है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय द वेव फंक्शन नॉट अ सिंगल वेव, एंड जो नैरो वेव पैकेट होता है वो प्रोवाइड करता है गुड लोकलाइजेशन को और हाई स्पीड को मोमेंटम प्रोवाइड करता है, और लार्ज जो आपका मोमेंटम है चेंज ऑफ मोमेंटम वो भी प्रोवाइड होता है, लेकिन जो वाइड वेव पैकेट होता है वो पुअर लोकलाइजेशन प्रोवाइड करता है और स्मॉल मोमेंटम जो ऑपरेटर है वो प्रोवाइड करेगा। और जो वेव नेचर पार्टिकल्स को होते हैं वो नेचुरली लीड होते हैं अनसर्टेनिटी, यानी डेल एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल के, पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के, तो यहाँ से डेल एक्स डेल पी किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव कर चुके हैं। आई होप आपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 2 का सिलेबस आपको ऊपर नजर आ गया होगा। पहला टॉपिक आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेन प्रिंसिपल इसे हम लोग कह सकते हैं। तो हाइजेन प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय द डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन हाइजेंस इन 1678 टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी जो हाइजेन प्रिंसिपल्स है उसको डच साइंटिस्ट जो थे क्रिस्टियन हाइजेंस उन्होंने दिया था 1678 में, जो एक्सप्लेन करता है किसको, प्रोपोगेशन को, किसके वेव फ्रंट्स के। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट दिया था, हाइजेन ने कहा था कि हर एक पॉइंट जो होता है ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सरफेस ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट एंड द न्यू वेव फ्रंट इज द सरफेस टेंजेंट ऑफ द दिस वेवलेट। ठीक है, यानी जो आपका हर एक पॉइंट होता है वेव फ्रंट का वो एक्ट करता है एक सोर्स के अकॉर्डिंग सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट में, और जो न्यू वेवलेंथ होता है वो सरफेस के टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है उसके सेकेंडरी वेवलेंथ में। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कंसीडर करना एक वेवलेंथ को एट अ सर्टेन इंस्टेंट, तो हर एक पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, तो वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है और इमिट करता है स्मॉल वेव्स को, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और ये जो वेवलेट होता है वो स्प्रेड आउट होता है, यानी फैलता है ऑल डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड, एक सेम स्पीड के अकॉर्डिंग और ओरिजिनल वेव के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो कॉमन टेंजेंट होता है जिसे हम लोग इन्वॉल्व कहते हैं, ये सारे सेकेंडरी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट पोजीशन जो है वेव फ्रंट का प्रोवाइड करता है। अगर हम टाइप की बात करें वेव फ्रंट की, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो प्लेन में क्या होता है कि इफ द सोर्स इज एट इनफाइनाइट तो वेव फ्रंट आर प्लेन, तो अगर सोर्स आपका इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, तो ये आपका क्या होगा, वो प्लेन होगा। अगर सोर्स आपका पॉइंट सोर्स है तो ये वेव फ्रंट्स जो होंगे वो स्फेरिकल होंगे, और अगर सिलेंड्रिकल है तो ये आपका वेव फ्रंट जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें हाइजेन प्रिंसिपल की, तो हाइजेन प्रिंसिपल मदद करता है एक्सप्लेन करने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जहां पे एंगल जो होता है इंसिडेंट्स का वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैन बी ड्राइव्ड इजीली। ओके, एंड रिफ्लेक्शन की बात करें लाइट की, तो ये यूज करता है हाइजेन कंस्ट्रक्शन को, जो हमें ड्राइव करता है स्नेल लॉ को, जहां पे साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है डिफ्रेक्शन का और इंटरफ्रेंस का। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइट है वो बेंड होता है अराउंड द ऑब्स्टिकल, क्योंकि जो सेकेंडरी वेवलेंथ है वो स्प्रेड होते हैं सारे डायरेक्शंस में, और ये मदद करता है यूटिलाइज करने के लिए ओवरलैपिंग वेव फ्रंट्स को फ्रॉम द डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज। अब यहाँ पे आता है कि आखिर क्यों हम हाइजेन प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ये जो है वो एक्सप्लेन करता है वेव के प्रोपोगेशन को ज्योमेट्रिकली, ये सपोर्ट करता है वेव थ्योरी को ऑफ लाइट को, और ये मदद करता है ड्राइव करने के लिए इंपॉर्टेंट लॉस को ऑप्टिक्स के अंदर। एंड ये क्या है, फंडामेंटल फ्रेंसल्स एंड फ्रांकहोफर डिफ्रेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुपरपोजिशन आता है वेव्स का और इंटरफेरेंस का लाइट का बाय द वेव फ्रंट स्प्लिटिंग एंड एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे आपके सामने सुपर पोजिशन दिया हुआ है वेव्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हेन टू और मोर वेव मीट एट अ पॉइंट, यानी जब दो या दो से अधिक वेव एक पॉइंट पे मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम के, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पे अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर दो मिलेगा y इक्वल टू m प्लस y2 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इफ क्रेस्ट मेट क्रेस्ट, यानी अगर आपका क्रेस्ट के अकॉर्डिंग मीट करेगा तो एम्पलीट्यूड ऐड होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर क्रेस्ट मीट होगा थ्रू एंड एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरफेरेंस इज द फेनोमेनन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट लाइट वेव्स टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स। यानी जो इंटरफेरेंस होता है वो एक प्रकार का फेनोमेनन होता है सुपरपोजिशन का, जिससे कि दो कोहेरेंट लाइट वेव बनाती हैं एक पैटर्न्स को अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स के। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस का। पहला आपका है कोहेरेंट सोर्स जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस कैरी करता है, दूसरा हमारा सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड तीसरा हमारा है इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, टाइप्स की बात करें इंटरफेरेंस की तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसमें डेल सा इज इक्वल टू 2 n पाई और डेल एक्स किसके इक्वल होता है आपका n लेमडा के इक्वल। फॉर द ब्राइट फॉर्म्स के लिए ये बात करता है, और डिस्ट्रप्टिव इंटरफेरेंस ये फॉर्मूला होगा जो किसके लिए होगा, डार्क फ्रिंग्स के लिए होगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा हमारा है इंटरफेरेंस बाय द वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, यानी जब हम वेव फ्रंट्स को स्प्लिट करते हैं तो इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मींस स्प्लिटिंग वन वेव फ्रंट इनटू टू कोहेरेंट पार्ट, यानी स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि एक वेव फ्रंट को दो कोहेरेंट पार्ट में क्या करना, स्प्लिट करना। अब यहाँ पे मेथड दिया गया वेव फ्रंट स्प्लिटिंग का, पहला आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है ये। तो ये एक प्रकार का सिंगल स्लाइड है जो प्रोड्यूस करता है वेव फ्रंट को, और जो आपका कह सकते हैं डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट है वो स्प्लिट करता है इस वेव फ्रंट को दो पार्ट में, S1 एंड S2 में, और ये जो दो है पार्ट वो ऐड करते हैं कोहेरेंट सोर्स के अकॉर्डिंग, और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बनता है स्क्रीन पे। तो यहाँ से एक विड्थ का फॉर्मूला आता है बीटा इज इक्वल टू डू डी लेमडा अपॉन डी। ठीक है, अब दूसरा हमारा टर्म है फ्रेजल्स बाइप्रिज्म। तो जो बाइप्रिज्म है वो स्प्लिट करता है एक वेव फ्रंट को किसमें, दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज में, और ओवरलैपिंग जो होता है दो वेव फ्रंट का वो बनाता है एक इंटरफेरेंस फ्रिंग्स को। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, लोयर्ट्स मिरर है। तो ये जो रियल सोर्स है वो वर्चुअल होता है इमेज के अकॉर्डिंग, जो ऐड करता है कोहेरेंट सोर्सेज में, और ये प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस को ड्यू टू द वेवलेंथ डिवीजन। ठीक है, वेव फ्रंट डिवीजन सॉरी। अब हमारा चौथा क्या है, हमारा है इंटरफेरेंस बाय द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, यानी एम्पलीट्यूड को स्प्लिट करने के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग का मतलब स्प्लिट करना एम्पलीट्यूड को सिंगल बीम के दो पार्ट्स में। ठीक है, यूजिंग द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, यानी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन को जब हम यूज करेंगे तब ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड है एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग का, पहला आपका है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो यहाँ पे जो बीम है वो स्प्लिट होते हैं एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग दो बीम्स में, और ये जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द मिरर एंड रिकम्बाइन करता है फ्रॉम इंटरफेरेंस स्प्रिंग्स। और ये कहाँ यूज होता है, फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ, फॉर मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फॉर म्यूट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरा हमारा था फैब्री अपैरोट इंटरफेरोमीटर। तो ये यूज करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन को बिटवीन द टू पार्शियली सिल्वर प्लेट, एंड ये प्रोड्यूस करता है हर एक शार्प फ्रिंग्स को, जो कि हाईली रिजॉल्विंग पावर कैरी करता है। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात करें तो ये ऑकर होता है कब, जब लाइट आपका रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ अ थिन फिल्म, जैसे कि आपका सोप बबल हो गया, ऑयल फिल्म हो गया। दो बीम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कर कह सकते हैं हम, एंड ड्यू टू द पार्ट डिफरेंस के कारण जो फेज है वो चेंज होता है एंड कलरफुल पैटर्न्स अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आता है डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, अब दूसरा हमारा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करता है वेव के नेचर को लाइट के
यूजिंग द इंटरफेरेंस। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स पासेस थ्रू द टू नैरो स्प्लिट क्लोज टू ईच अदर, यानी जब आपका लाइट पास होता है सिंगल सोर्स से दो नैरो स्लाइट के अकॉर्डिंग, तो वो क्लोज करता है एक दूसरे को, और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ब्राइट एंड फ्रिंज का जो है वो फॉर्म करता है स्क्रीन को, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें तो पहले हम कोहेरेंट सोर्स को लेंगे, जिसमें एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा जो इसके अकॉर्डिंग इल्यूमिनेट होगा दो नैरो स्लाइट S1 और S2 के अकॉर्डिंग, जो एक्ट करेगा कोहेरेंट सोर्स को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं, स्प्लिट सेपरेशन डी, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द दो स्लाइड, यानी दो स्लाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। स्क्रीन के डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द स्लाइड एंड द स्क्रीन, एंड वेवलेंथ लेंथ जो होता है वो वेवलेंथ होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज हो रहा है उसका। और ऑब्जर्वेशन की बात करें ऑन द स्क्रीन जो ब्राइट है और डार्क फ्रिंज जो है वो अपीयर होंगे अल्टरनेटली, ठीक है। प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है कि द इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव कमिंग फ्रॉम द टू स्लाइड, यानी जो आपका इंटरफेरेंस है वो ऑकर होता है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, जो आते हैं दो स्लिट्स के अकॉर्डिंग, जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि ब्राइट फ्रिंज होता है, जिसमें पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंज जिसका पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा अपॉन 2 होता है, ठीक है। फ्रिंज की विड्थ की बात करें तो जो सेपरेशन होता है बिटवीन जो आपका जो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स एंड डार्क फ्रिंग्स होता है वो फ्रिंग्स के विड्थ के अकॉर्डिंग होगा, जिसका फॉर्मूला B इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी होगा, जिसमें लेमडा आपका वेवलेंथ, डी आपका जो मैंने बता ही दिया, स्मॉल डी बता ही दिया है। तो जो आपका लेमडा बढ़ेगा तो जो यहाँ पे लेमडा बढ़ेगा तो जो स्मॉल डी है वो घटेगा, और कैपिटल डी है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एरोज दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंग्स का, तो वाई एन इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा डी अपॉन डी होगा, और nth डार्क फ्रिंग्स के लिए वाई एन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 इंटू डी लेमडा, हाँ डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो वेवलेंथ, जो लाइट के वेवलेंथ है उनको मेजर करने के अंदर यूज होता है, जब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का फाइंड आउट करते हैं वहां यूज होता है, और टेस्टिंग ऑप्टिकल कंपोनेंट वहां पे यूज होता है, और बेसिस फॉर द वेरियस मॉडर्न इंटरफेरेंस डिवाइस वहां पे यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि न्यूटन्स रिंग्स आर द concentric circular interference rings that is produced by the reflected light from a thin film or air formed between the plano convex lens and a glass plate, यानी जो न्यूटन्स रिंग है वो एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेटिक सर्कुलर इंटरफेरेंस रिंग्स है जो प्रोड्यूस होते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट के अकॉर्डिंग फ्रॉम द थिन फिल्म एयर के, जो फॉर्म्ड होते हैं किसके बीच में, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट के बिटवीन में, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्लासिकल एक्सपेरिमेंट होता है जो स्टडी करता है इंटरफेरेंस को ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड ये डिटरमाइन करता है वेवलेंथ को किसके, मोनोक्रोमेटिक लाइट के, ठीक है। अगर हम इसके कुछ सेटअप की बात करें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ती है, तो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड होगा किसमें, एक प्लेन ग्लास प्लेट में, और ये क्रिएट करेगा एक थिन एल फ्रेम्स को जिसके पास जीरो थिकनेस होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड ये इंक्रीज करेगा थिकनेस को आउटवर्ड। monochromatic light from a sodium lamp laser is made incident using a convex lens for a collimation, ठीक है। यानी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो बनाएगा सोडियम लैंप को, जो बना होगा एक इंसिडेंट कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। एंड जब आपका व्यू होगा थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो सिस्टम है अल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट सर्कुलर रिंग वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, आप इस फिगर को बनाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, थोड़ा सा आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिएगा। अब यहाँ पे इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, कह रहा है कि जो रिंग्स होंगे वो फॉर्म्ड होंगे ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव, जो रिफ्लेक्टेड होंगे फ्रॉम किससे, पहला है जो लोअर सरफेस होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस से उससे, और जो अपर सरफेस होगा ग्लास प्लेट का उससे, और ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे इंटरफेरेंस एंड प्रोड्यूस करेंगे किसको, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंग्स को, ठीक है, डार्क एंड ब्राइट रिंग को। अब यहाँ पे आता है कि आखिर क्यों रिंग आपका सर्कुलर हो जाता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एयर फिल्म थिकनेस डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो एयर फिल्म थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो केवल और केवल दो पॉइंट के कांटेक्ट के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि रेडियस होता है। तो यही कारण है कि जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर हैव द सेम फिल्म थिकनेस, तो उनके पास सेम फिल्म थिकनेस होता है जो फॉर्म करते हैं एक रेगुलर सर्कुलर रिंग्स को। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है मैक्सिमा का, तो यहाँ पे 2t इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2, क्योंकि ये जो बिकॉज ऑफ द फेज चेंज ऑफ पाई लेमडा अपॉन 2 ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड द सेंटर इज डार्क, तो उस कंडीशन में सेंटर डार्क हो जाता है, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ फॉर द मिनिमम डार्क फ्रिंग्स के लिए,
2t इज इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ पे टी आपका थिकनेस होता है, लेमडा वेवलेंथ होता है और एन आपका 0 1 2 3 नंबर होता है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज दिए गए हैं जिसमें कि रेडियंस ऑफ एनथ डार्क रिंग का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आर स्क्वायर एन इज इक्वल टू एन पाई एन लेमडा आर, जहाँ पे आर एन किसके इक्वल होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एन लेमडा आर हो जाएगा। तो जो रेडियस होगा एनथ रिंग्स का, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, वो 2n-1 लेमडा आर अपॉन 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन की वेवलेंथ के, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट वी मेजर द डायमीटर ऑफ एनथ एंड एन प्लस पी डार्क रिंग्स, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 और पी आर, जहाँ पे डी एन डायमीटर है एनथ डार्क रिंग्स का, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस का, पी आपका डिफरेंस है इन द रिंग नंबर का, ठीक है। और ये मेन फॉर्मूला है जो कि यूज होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स के पार्टिकल्स के अंदर, ओके। अब हम एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मेजर करने के लिए वेवलेंथ को मोनोक्रोमेटिक लाइट के हम इसका यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड प्लेट उसके अंदर यूज करते हैं, टेस्ट करना होता है जब हमें फ्लैटनेस को सरफेस के, तब हम इसका यूज करते हैं। डिटरमाइनिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंथ, यानी अगर हमें किसी रेडियस को फाइंड आउट करना है कर्वेचर ऑफ लेंथ को, तो हम वहां पे इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, क्या होता है ये, तो यहाँ पे कह रहा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स टू मेजर, यानी जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वेव्स को, जो मेजर करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेस एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लगभग माइक्रोमीटर के चीजों को ये मेजर करता है, और डिफरेंस जो होगा वो बिटवीन द क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से ये इन्वेंटेड होंगे किसके द्वारा, अल्बर्ट ए माइकलसन के द्वारा। कंस्ट्रक्शन इसका दिया हुआ है कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होंगी, तो एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर होगा जो कंसिस्ट करेगा लाइट के सोर्स को, बीम स्प्लिटर होगा बीएस जो एक हार्फ सिल्वर मिरर यूज होगा और स्प्लिट करेगा इंसिडेंट बीम को दो पार्ट में, मिरर M1 एंड M2 जो कि आपका मूवेबल मिरर होगा जिसको हम लोग एक स्थान से दूसरा स्थान तक मूव करेंगे, और M2 आपका फिक्स मिरर होगा। और दूसरा हमारा कंपनसेटिंग प्लेट होगा सीपी जो कि एक ग्लास प्लेट होगा जो इक्वलाइज होगा ऑप्टिकल पाथ के टू बीम के, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन होगा टेलीस्कोप जो ऑब्जर्व करेगा इंटरफेरेंस के फ्रिंग्स को, ठीक है। वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है कि जब वर्क करेगा वो बेस्ड होगा किसके प्रिंसिपल पे, इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे, और जो बीम होगा वो स्प्लिट होगा और डिवाइड होगा दो पार्ट के बीम में, M1 और M2 में, और दोनों जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो रिकम्बाइन होंगे बीम के स्प्लिटर में, और जब ये सुपरिम्पोज करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा इंटरफेरेंस के फ्रिंग्स को, और ये जो फ्रिंग्स है वो ऑब्जर्व होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अगर हम इंटरफेरेंस के कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ब्राइट फ्रिंग्स का 2d इज इक्वल टू m लेमडा होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंग्स का 2d इज इक्वल टू m+1/2 लेमडा होगा, जहाँ पे d आपका डिफरेंस होता है इन द पाथ बिटवीन द टू मिरर, और m आपका ऑर्डर होता है फ्रिंग्स का, लेमडा आपका वेवलेंथ होता है। यहाँ पे आपके सामने फिगर्स वगैरह नहीं है, आप फिगर को जरूर चेकआउट करके लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं फिगर भी मैंने अटैच की हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रिंग का पैटर्न कैसे होगा, तो जो आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक सर्कुलर फ्रिंग्स को जिसे हम लोग हार्डिंगर फ्रिंग्स कहेंगे, और ये जो होंगे वो सर्कुलर होंगे क्योंकि जो मिरर M1 और M2 है वो प्लेस्ड होगा पैरेलली, और ये कॉज करेगा एक रेडियल सिमेट्री को इन द पार्ट डिफरेंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट का, लेमडा इज इक्वल टू 2d/n, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गैस का दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 1 + n लेमडा अपॉन टी 2t, और डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा डी होगा, ठीक है। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गैसेस को मेजर करने के लिए, काफी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और जो भी आपके स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए फ्लैटनेस को सरफेस के, और ये यूज होगा और फेमस माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के अंदर। एडवांटेज क्या, ये काफी हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, ये सेंसिटिव होता है टू एक्सट्रीमली स्मॉल पाथ डिफरेंस, और ये सिंपल एंड स्टेबल डिजाइन होता है। अब यहाँ हमारा आता है मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर। तो मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर आपके सामने दिया हुआ है कि ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो स्प्लिट करता है बीम को दो पार्ट में सेपरेट करता है पाथ में, और ये अलाउ करता है ट्रेवल करने के लिए चीजों को इंडिपेंडेंटली, और ये रिकम्बाइन करता है जब ये प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस फ्रिंग्स को। अब ये मेनली यूज होता है किसके स्टडी के लिए,
फेज के चेंज को अगर हमें स्टडी करना है तो वहां पे इसका हम यूज करते हैं, या फिर हमें किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरिएशन को मेजर करना होता है, वहां पे यूज करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो ऑफ गैसेस के अंदर, ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन के अंदर। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, लाइट सोर्स होगा, बीम स्प्लिटर होगा, मिरर M1 M2 होगा, बीम स्प्लिटर BS2 होगा, दो स्क्रीन होंगे इसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट के फॉर्म में एक डायग्राम दिया हुआ है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जो मैगल इंटरफेरोमीटर होगा वो वर्क करेगा किसके प्रिंसिपल पे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे। अब यहाँ पे स्टेप होगा, जो बीम स्प्लिटर BS होगा वो डिवाइड होगा, इनकमिंग लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बीम A एंड B में, और जो इंडिपेंडेंट पाथ होंगे तो बीम A जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द मिरर M1 एंड बीम B जो है वो मिरर M2 के अकॉर्डिंग, और हर एक बीम जो है होगा वो पास होगा फ्रॉम द डिफरेंट मीडिया, ओके। रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो जो बीम है वो मीट करता है अगेन टू द BS2, और ये जो आपका जो फेज डिफरेंस है वो डिटरमाइन करता है इंटरफेरेंस के पैटर्न्स को। इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है डेल फाई इज इक्वल टू 2m पाई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेल साई इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे डेल फाई फेज डिफरेंस बीम का होता है, पाथ डिफरेंस एंड पाथ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इसी के अंदर आता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए, फ्लो को, टेम्परेचर को, प्रेशर को मेजर करने के लिए, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर को मेजर करने के लिए, फेस शिफ्ट मेजरमेंट के अंदर, क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर, या फिर बायोकेमिकल बायोमेडिकल इमेजिंग के अंदर एडवांटेजेस दिए गए हैं कि ये मेजर करता है काफी स्मॉल फेज चेंजेस को, और ओके। और उसके बाद और भी चीजें दी गई हैं कि ये वर्क करता है गैसेस के साथ, प्लाज्मास के साथ, ट्रांसपेरेंट सैंपल्स के साथ। डिफरेंस भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्जेंडर एंड मेकल्सन, ये भी कई बार पूछ देते हैं तो इनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्राउहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लाइट एंड अ सर्कुलर एपरेचर। तो यहाँ पे आप उसके सामने ये सारी चीजों को देख सकते हैं, ये भी काफी इजी है, काफी दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होगी, आप इसको देख सकते हैं आसानी से, सारी चीजें लिखी हुई हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को डेकोरेट करके लिखा गया है, ठीक है। दूसरे कंडीशन हमारा है और फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर, ये तो यहाँ पे ज्योमेट्री आपका यूज होगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपका एरी पैटर्न स्ट्रक्चर है वो यूज होगा, ओके। और यहाँ पे कंडीशन है फॉर द मिनिमा, वो भी आपके सामने दिया हुआ है, कौन सी चीजें क्या होंगी, और की डिफरेंस भी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन, जब सिंगल स्लाइड डिफ्लेक्शन मेजरमेंट को मानी जो भी वेवलेंथ है उसको मेजर करने के लिए, सिंगल जो आपका स्लाइड विड्थ है उसको डिटरमाइन करने के लिए, डिफ्लेक्शन पैटर्न के स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए, सर्कुलर एपरेचर जो है वो लिमिट होता है, रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमी के जो आपका एस्ट्रोनॉमी होता है, स्टार इमेजिंग, उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड देयर रिजॉल्विंग पावर। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो लार्ज नंबर होता है, इक्वली स्प्रेड करता है पैरेलल स्लाइड करने के लिए ग्राफ्स को एक ग्लास से मेटल सरफेस के अकॉर्डिंग, और टाइपिकली ये ग्रेटिंग जो है उसके पास 300 से 15,000 लाइंस पर सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और जब आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट फेल होता है, ग्रेटिंग को फेल करता है, तो जो हर एक स्लाइड होगा वो एक्ट करेगा सेकेंडरी सोर्स के अकॉर्डिंग, और ये प्रोड्यूस करेगा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को। और ये जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है इंटरफेरेंस का, वो फॉर्म करेगा एक शार्प को और ब्राइट्स एंड फ्रिंज को, ठीक है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट G होगा, और यहाँ पे A B आपके सामने दिया हुआ है क्या है, D आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए ग्रेटिंग इक्वेशन का, D sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा, जहाँ पे D आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा आपका डिफ्रेक्शन एंगल है, m आपका ऑर्डर है स्पेक्ट्रम का, और लेमडा आपका वेवलेंथ है, और 0 आपका सेंट्रल है मैक्सिमम, और m आपका 1 2 3 एंड द हायर ऑर्डर है। और जो ग्रेटिंग वो प्रोड्यूस करता है मच शार्पर ब्राइटर मैक्सिमा को एज कम्पेयर टू द सिंगल स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ डिस्पर्सन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजॉल्विंग पावर आरपी होता है ग्रेटिंग का, वो उसका एबिलिटी होता है जो सेपरेट करता है दो हर एक क्लोज वेवलेंथ को, जिसमें आपके सामने लेमडा आपका डेल लेमडा के अकॉर्डिंग होगा, तो रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल होगा, लेमडा अपॉन डेल लेमडा के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा हमारा है जो आपका रैली क्रिटेशन होता है रेजोल्यूशन का, वो आपके सामने दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि यूज होता है, आर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डी लेमडा और डेल लेमडा, जो किसके इक्वल होता है, एम एन के इक्वल होता है, जहाँ पे स्मॉल एम आपका ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रम का, एन आपका टोटल नंबर ऑफ इल्यूमिनेटेड स्प्लिट होता है और उसके साथ स्मॉल एम आपका एक बेटर रेजोल्यूशन होता है, एन आपके नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं, और लार्जर ग्रेटिंग विड्थ आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैक्सिमम ऑर्डर है स्पेक्ट्रम के,
और एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रक्टर ग्रेटिंग के दिए गए हैं कि जो ये एक शार्प एंड ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन प्रोवाइड करता है, ये हाई रेजोल्यूशन पावर कैरी करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक प्योर स्पेक्ट्रा को, और ये काफी यूजफुल होता है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये भी आपके इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट होता है। मॉड्यूल नंबर 3 आप देख सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसको लेके चलेंगे काफी जल्दी में। आपको जल्द से जल्द इनका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीजों को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कम समय में चीजें कंप्लीट हो जाए क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है, और अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप आसानी से उन चीजों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सॉलिड के, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया है, यूनिट सेल क्या होते हैं, जिसमें कि टोटल आपके 7 क्रिस्टल आता है, क्यूबिक, ट्रायगोनल, ऑर्थोमॉर्फिक और होम्बिक, ओके, रोम्बो, हाइड्रल या फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ओके। और यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे इसको देखिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन करता है कंडक्शन को, हाई हीट कैपेसिटी को, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज को और थर्मल कंडक्टिविटी को। टाइप की बात करें, 2 टाइप के होता है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका कंडीशन दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सारे फॉर्मूलाज आपकी मदद करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो K इज इक्वल टू 1/3 NV² लैम्डा C, और इसके लिमिटेशंस दिए गए हैं। और यहाँ पे एक वाइडमैन फ्रेंच लॉ आता है, वो भी आपके सामने इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, की फीचर्स के दिए गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ओबे करता है फर्मी के ड्रैग स्टैटिक्स को, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज करता है फर्मी एनर्जी को, और प्रेडिकेट करता है करेक्ट हाई हीट कैपेसिटी को यार, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करता है इफेक्टिव कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पे फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, एडवांटेजेस यहाँ पे आपके दिए हुए हैं कि ये एक्सप्लेन करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक हीट कैपेसिटी को, और ये एक्सप्लेन करता है हाई कंडक्टिविटी को, ये एक्यूरेट करता है इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको, और ये इंट्रोड्यूस करता है क्वांटम जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको सक्सेसफुली क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे फर्मी लेवल आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया होगा, आप इसको देखिएगा। हम इसकी बात करते हैं फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो परफेक्टली प्योर होता है, जिसके अंदर SI और GE यूज होता है विद इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होल कंसंट्रेटर के इक्वल होगा, यानी N इक्वल टू P इक्वल टू NI के इक्वल होगा। अब पोजीशन फर्मी लेवल का जो है वो फर्मी लेवल, ये जो फर्मी लेवल है वो लाइज होंगे एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द एनर्जी बैंड गैप, जिसका टेम्परेचर 0 की केल्विन के इक्वल होगा, और पार्टिकल जो आपका प्रैक्टिकल टेम्परेचर होगा वो 300 केल्विन होगा, जो लाइज करेगा स्लाइटली अबव द मिड गैप, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास लो पावर इफेक्टिव मास एंड होल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला फर्मी लेवल के आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसके सामने इसके फॉर्मूला को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है। फर्मी लेवल इन एक्सट्रैक्शन सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्सट्रैक्शन सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। तो एन टाइप, पी टाइप में कुछ टॉपिक्स आते हैं। फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें डॉपिंग आता है, तो डॉपिंग का कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्मी लेवल पोजीशन इसका दिया है, फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, आप इसको देखिएगा। एंड फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि डॉपिंग, इसका भी कंडीशन और फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और फॉर्मुलेबल पोजीशन यहाँ पे दिए गए हैं, एन टाइप और यहाँ पे पी टाइप है, और एनर्जी गैप है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका डिपेंडेंस दिया हुआ है फॉर्मुलेबल का, जैसे कि आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, DOS जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो बताता है कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन स्टेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं पर यूनिट रेंज इन द मटेरियल, और ये रिप्रेजेंटेड होते हैं E एंड E प्लस ED के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट स्टेट पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। डिफ्रेक्शन जो आपका फिजिकल सिस्टम होगा वो 3D 2D 1D में होगा, जो जिसके पास अलग अलग डेंसिटी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद आपका डिफ्रेक्शन आउटलाइन जो कि है काफी इजी है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको डॉटेड लाइन नहीं दिखाना है, एक सिंगल सिंगल लाइन दिखाना है। और तीसरा हमारा है 1D का, ये आपका 2D का है, 2D के लिए ये फॉर्मूला, 1D के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे स्टेट्स को मिला के कंबाइन करके एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे NC और NV का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा, जिस जो कि एक कंडक्शन बैंड जो बैंड होता है वो होता है, वैलेंस बैंड होता है वो होता है,
ओके, और एग्जाम्पल जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने दिए हुए हैं, आप इसको देखिएगा। उसके बाद हमारा आता है ब्लोट्स थ्योरम फॉर द पार्टिकल इन द पीरियोडिक पोटेंशियल। तो ब्लोट्स थ्योरम जो है वो कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है पीरियोडिकली पोटेंशियल वी एक्स का प्लस ए इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन है, टर्म कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। फिजिकल मीनिंग भी इसका दिया हुआ है ब्लोट्स कंडीशन का, आप यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद हमारा आता है मैथमेटिकल जो फॉर्म्स होता है उसका, वो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है क्रोनिंग पैनिंग मॉडल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ओके, सारे कंडीशंस यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट देते चलिए। अब यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से देख के स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो चूंकि ये चीजें सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, इतनी चीजें अगर आप करते हैं तो एग्जामिनेशन क्लियर करना आसान हो जाएगा। जेनर डायोड भी है, और यहाँ पे कुछ और भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे हीलियम नियॉन लेजर, CO2 लेजर, ये सारे लेजर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक आपको यूनिट नंबर 4 या 5 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आपका सोलर सेल है, सोलर सेल को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है कंप्लीट। देन उसका ये वर्किंग प्रिंसिपल और जो आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जरूर बना लेना है, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड आउटपुट पावर अपॉन इंसिडेंट सोलर पावर इनटू 100%। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हॉल इफेक्ट आता है, हॉल इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी हाल में 3 यूनिट तो आपको पूरा करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल को भी आपको देख लेना है। देन उसके बाद हम लोग हॉल इफेक्ट जो आपका वोल्टेज फॉर्मूला है उसके तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे उसका जो RH फॉर्मूला है वो भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एडवांटेजेस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 खत्म हुआ, यूनिट नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4, जी हाँ, यूनिट नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लेजर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रूबी लेजर हो गया, नियोडिनियम लेजर हो गया, हेलियम नियोन लेजर हो गया, CO2 लेजर हो गया, ये सारे लेजर्स भी आपको देख लेना है। तो इसको भी मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं चीजों को। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 3 यूनिट को अच्छी तरीके से देखा है, तो इसको बस आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। इसके जो लेजर्स वाले जो इसके अंदर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख के तैयार कर लेना है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही देखेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लाइट है बाय द पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है एम्पलीफिकेशन लाइट का, यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन दिया हुआ है एम्पलीफिकेशन का, हीलियम नियॉन लेजर आपके सामने दिया हुआ है, इसके पूरे फंडामेंटल दिए गए हैं, किस तरीके से क्या चीजें ऐड होती हैं, और इसके फिगर डायग्राम को आपको गूगल से टाइप करके देख लेना है कि फिगर डायग्राम क्या है, कैसा है फिगर डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको बनाने हैं, ये सारे कंडीशन है उसके, आप यहाँ पे उनके कंडीशंस को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से CO2 लेजर दिया हुआ है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी कहते हैं, तो इसका पूरा फॉर्मेशन है, इसका कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी चीजें वहां पे यूज होती हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, किस तरीके से काम करता है एनर्जी लेवल डायग्राम उसे, ओके। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमारा रूबी लेजर है, रूबी लेजर का भी पूरा फंडामेंटल आपके सामने दिया हुआ है, सारे कंडीशन टर्म्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन दिया गया है, कौन कौन सी चीजें यूज होंगी उसके अंदर, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, किस तरीके से काम करेगा एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन की गई हैं, वर्किंग कैसे काम करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने दिए गए हैं, इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपके सामने मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपका एनडी आग लेजर है, जिसे हम लोग नियोडियम लेजर भी कहते हैं, तो इसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला इसका दिया हुआ है, ये सारे केमिकल फॉर्मूला, सारे कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफी कम से कम समय में मैंने चीजों को बेहतर से बेहतर चीजों में लिखने की पूरी कोशिश की है, और मेरा कोशिश ये है कि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का दिया हुआ एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपके सामने मेंशन किया गया है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिविटी जो है वो है, कोहेरेंस है, ओके। उसके बाद आपका डायरेक्शनलिटी है, उसके बाद आपका ब्राइटनेस है, ठीक है, ये चीजें हैं। देन उसके बाद आपका लार्ज स्पेकल्स हैं, ये चीजें। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लेजर का साइंस एंड इंजीनियरिंग मेडिसिन के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है, तो साइंस के अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपका लेजर मशीन के अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर के इंट्रोडक्शन को भी आपको देख लेना है, क्योंकि ये भी कई बार शॉर्ट नोट में पूछ दिए जाते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगल मोडर फाइबर, उसके बाद मल्टी मोड फाइबर एंड बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंटर प्रोफाइल, ये सारी चीजें दी गई हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन भी आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण दिया हुआ है, ये भी आपको अगर समय मिले तो देख लेना है। तो इतनी चीजों को किसी भी हाल में आपको कवर अप करना है, और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके सामने है, सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है।
वी नंबर एंड ऑथेंटिकेशन जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो क्या होता है ये भी दिया हुआ है, और सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। काफी अच्छी तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो यूनिट नंबर 4 हो ही गया, तो यूनिट नंबर 5 भी आप अच्छी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिएगा इस सेशन को, और अगर आप नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, नोट्स को एक्सेस करिए, उनका फायदा उठाइए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आपके सामने दिया हुआ है, इसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, गॉस लॉज एंड डाइलेक्ट्रिक्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका डाइलेक्ट्रिक्स का, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कर्ल डाइवर्जेंस काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्मूला अगर पता है, वेक्टर चीजें अगर आपने पढ़ी है वेक्टर वाली, तो आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, आप आसान तरीके से इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। स्टॉक थ्योरम में ये भी शॉर्ट नोट में पूछ दिए जाते हैं, और भी कुछ थ्योरम्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जैसे गॉस थ्योरम हो गया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके भी फॉर्मुलाज हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा फॉर द करंट डेंसिटीज, ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पे पूरे माइकलसन इक्वेशन है इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्शन मीडियम। ओके, और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दिए गए हैं, और आपका पॉइंटिंग वेक्टर है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कंटेंट कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपका ये जो वन सेट वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजों को मैंने कंप्लीट कर दी, और अच्छी तरीके से ईमानदारी से अगर आप इसी को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनेशन आप बेहतर ग्रेड के साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।